हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। तो हम लोग एसएससी जेई के स्पर्धा बैच में हैं, जो कि एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, 2023 के लिए है। आइए चलते हैं। और इस समय हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स में अभी तक क्या क्या हो चुका है जल्दी से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह फिर से बताना है कि स्पर्धा बैच अगर आपको ठीक लग रहा हो, अपने मित्रों से आप शेयर करना चाहते हो तो उनको शेयर करिएगा। उनसे कहिएगा कि जरूर ये एक रेफरल कोड यूज कर लें, जिससे उनको 20% फीस में एक रिबेट मिल जाएगा अच्छा सा। तो हम लोगों ने अभी तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिक्र हो रहा है, करीब काफी टाइम हो गया है, 1 हफ्ता 10 दिन तो हो ही गया है, जिसमें सब चीजें सीख रहे हैं हम लोग। तो अभी तक जो सीख चुके हैं जरा उसकी बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले डेवलप कर लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये सारे फॉर्मूले डेवलप किए थे, और डेवलप करने के बाद आपसे कहा गया था कि इन्हीं के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। पहले लेसिस थ्योरम को समझा था और कुछ बेसिक बेसिक शेप्स के फॉर्मूले डेवलप कर लिए थे। इसकी मदद से फिर हम लोगों ने टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। गिवन एक्सिस दिया गया था AB, जब एक्सिस दी जाती है तब की बात है। फिर दूसरी बात कही गई कि आई सेक्शन का निकाला गया। एक्सिस कहाँ दी गई थी, बेस के अबाउट, तो ये निकाल लिया गया था बहुत बढ़िया से। फिर एक शेप और दिया गया था, इसका भी आपने निकाल लिया था। एक्सिस दी गई थी AB के अबाउट, ये सब आप सीखते चले आए हैं। फिर एक शेप ये दिया गया था, इसका भी निकाला गया था, इसमें एक्सिस दी गई थी अबाउट AB। AB का मतलब ये बेस वाली लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल इस पे काम कर रहे थे। कल नया किस शुरू किया था, क्या शुरू किया था कि अगर हमें एक्सिस ना देकर ये कहा जाए कि फाइंड द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल या सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस, है ना। मतलब आपको निकालना क्या पड़े कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग क्या हो गई, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अब ये सेंट्रोइडल एक्सिस कोई भी हो सकती है, सेंट्रोइडल वर्टिकल भी हो सकता है, सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है ना। मतलब ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ये दोनों हो सकते हैं ना, इट मे बी वर्टिकल, इट मे बी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होगा तो इसी को हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस, और अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो इसी को कहेंगे एक्स एक्सिस, है ना। इस तरीके से काम कर रहे थे। और कल हम लोगों ने समझते 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 बहुत धीरे धीरे करते करते एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया था कि अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कहा जाएगा तो हम एक बिल्कुल जैसे क्वेश्चंस को कर रहे थे वैसा नहीं करेंगे। हम एक इस तरीके से डाटा बनाएंगे, A1 Y1 A2 Y2, फिर Y बार निकाल लेंगे। बस Y बार निकालने तक हमें इस डायग्राम को देखने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इस मेथड से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद DI निकालेंगे। शिफ्टिंग करना था ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो डिस्टेंस चाहिए होती है दोनों एक्सिस के बीच में, तो DI निकालेंगे। तो DI इक्वल टू क्या था, Y बार माइनस YI। फिर DI निकलने के बाद आपको D1 D2 D3 सब मिल जाएगा, I1 I2 3 मिल जाएगा। फिर ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। ऐसी कुछ बात हुई थी कि इस फॉर्मूले को लगाकर काम चला लेंगे, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसके साथ मैंने एक नोट लगाया था आपके लिए, ये नोट बहुत ध्यान रखिएगा। क्या था कि ओनली फॉर सेंट्रोइडल एक्सिस, ये जो भी सिस्टम है इसको आप तभी ऐसा करेंगे, इस तरीके से तभी आप सॉल्व करेंगे जब इसको आप सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना हो। मान लीजिए अभी इसी टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बेस के अबाउट निकालना पड़े, या इस ऊपर वाली साइड के अबाउट निकालना पड़े, या कोई दूसरी एक्सिस दिया जाए जो इस बॉडी के सेंटर से ना जा रही हो, तब ये मेथड काम नहीं आएगा। ऐसा करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत इसको हमने सिखाया आपको किस लिए है कि जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे उसमें बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस में न्यूट्रल एक्सिस का जिक्र होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप पाएंगे। तो वहां पे हर बार 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 आपको सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिसको हम लोग IX कह रहे हैं उसी को शायद रस्त होगी सर IN कहें या INN कहें या न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कहें, तो वो वहां के लिए ये फॉर्मूला हमारा बड़ा काम आएगा। ठीक है, वैसे सर भी रिवाइज करेंगे एक बार, वहां पे बताएंगे आपको जरूर हो। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम इसकी और लेते हैं। ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम है एक आई सेक्शन है। आई सेक्शन की प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं।
इस प्रॉब्लम में और पिछली प्रॉब्लम में अंतर ये होगा, पिछली प्रॉब्लम में हमने बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कहा था, इसके अबाउट, यही कहा था ना। अब क्या कह रहे हैं, आई एक्स निकालना है। आई एक्स का मतलब क्या हुआ, इस आई सेक्शन का सेंट्रॉइड जहां पे होगा उससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी उसके अबाउट निकालेंगे। तो हमेशा की तरह अब मैं इसको समझाने के तरीके से नहीं, ये जो डाटा बनाना है ना, ये वाला डाटा, इसके हिसाब से करने जा रहा हूं। कैलसी उठा लीजिए और मेरे साथ काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि ऑडियो वीडियो सब ओके है। एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताएं अबाउट द ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। तब तक मैं कुछ तैयारी करता हूं। ये हमारे पास फिगर है और इसी फिगर पे हम लोग काम करने चल रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इसमें एक लाइन खींच लें, ठीक है। ठीक है। देखिए, जाहिर सी साफ साफ बात आपको क्या दिख रही है, ये जो हमारा आई सेक्शन है इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है, इसकी सेंट्रॉइड जहां भी होगी इसी लाइन पे कहीं होगी, तो उसी लाइन को हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो सपोज दैट ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं येलो लाइन से, ये हमारी वाई एक्सिस है। यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूं ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ गई ना। तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना। हमारा मकसद क्या है, वो लाइन नीचे से कितना ऊपर है, हमें तो वाई बार निकालना है, हमें वाई बार निकालना है। और वाई बार साफ दिख रहा है कैसे बना हुआ है, अगर इसको हम तीन टुकड़े में ले लें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो टोटल एरिया कैसे निकल के दिखाई पड़ रहा है कि एक ऐसे मिलेगा, तो आप कहेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरीके से हमें ये डाटा मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें वाई बार निकालना है तो वाई बार निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A1 Y1 A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। चलिए डाटा बनाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या डाटा बनाना है। पहले हम लिखेंगे A1 कितना है, फिर लिखेंगे साहब Y1 कितना है, ठीक है। फिर लिखेंगे A2 कितना है, फिर लिखेंगे Y2 कितना है। चलिए कैसे उठा लीजिए, बता दीजिए। A1 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिखेंगे A3 कितना है और Y3 कितना है। A1 कितना होगा 80 इंटू 40 कितना हो गया, 8 चौक 32, 32 तो यही हो गया और 2 जीरो और लग जाएंगे, फर्स्ट का एरिया निकल गया। ये देखिए 12, ये 120 इंटू 20, ये साइज क्या है 80 इंटू 40 का, तो इसका एरिया हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो 120 इंटू 20, ठीक है। तो कितना हो गया 12 दूना 24 और 2 जीरो और, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। इसका एरिया कितना हो गया 16 चौका 64, 64 है ना, और 2 जीरो और हो गया, तो एरिया तो आपने निकाल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं Y1 Y2 Y3 की, बहुत ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। Y1 का मतलब क्या है कि इस फर्स्ट शेप का सेंट्रॉइड यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यहां नीचे से लेकर ऊपर तक की डिस्टेंस, तो आप क्या कहेंगे भैया, यहां से यहां तक कितना है 40, यहां से यहां तक कितना है 120, तो 120 प्लस 40 कितना हो गया 160, 160 में 40 का हाफ जोड़ेंगे 20, 160 प्लस 20 कितना हो गया 180। बात समझ में आ रही है। मैं डिस्टेंस कहां से कहां तक ले रहा हूं, मैं डिस्टेंस ले रहा हूं यहां से लेकर, रुको जरा सबर करो, ये डिस्टेंस की बात हो रही है यहां से लेकर यहां तक, इसी को कह रहे हैं Y1। कितना हुआ 20 का हाफ 40 का हाफ 20, 20 प्लस 120 140, 140 प्लस 40 180, तो ये डिस्टेंस आपकी दिखाई पड़ रही है 180, इसलिए Y1 की वैल्यू हो गई 180, 180, ठीक है ना। Y1 की वैल्यू हो गई 180, ठीक है। साइड डायमेंशन सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में हो गया।
ठीक वैसे ही अगर y2 को देखा जाए, y2, तो y2 कहाँ होगा, दूसरे फिगर की सेंट्रॉइड कहाँ पाई जाएगी, दूसरे फिगर की सेंट्रॉइड इस पॉइंट पे मिलेगा, और y2 कितना हो जाएगा, तो y2 यहां से लेकर ये डिस्टेंस आपकी y2 कहलाएगी। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस y2 कहलाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 तो ये रहेगा ही, और इस 120 का हाफ हो जाएगा 60, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 दैट इज 100, है ना। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 100, y2 की वैल्यू आ गई 100। फिर y3 कहाँ मिलेगा, मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, y3 कहाँ मिलेगा, तो इसकी सेंट्रॉइड कहाँ होती है, इसकी सेंट्रॉइड यहाँ होती है। इसका मतलब आपको जो y3 निकालना है वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस y3 होनी चाहिए। y3 कितना हो जाएगा, 40 का हाफ दैट इज 20, दैट इज 20। कहीं कोई मिस्टेक लग रही हो जरूर बताइएगा। 20 डाटा हमें मिल चुका है, और अब सच बताएं तो इस डाटा का कोई यूज, अब इस फिगर का कोई विशेष यूज अपने लिए है नहीं। अब अगर इसको ना भी देखें तो सारा का सारा काम इतनी डाटा से निकल जाएगा। क्या करेंगे, इसकी मदद से जो कुछ हमारे पास है, इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे y बार। सबसे पहला काम तो निकालेंगे y बार। सब लोग जरा कैलकुलेट करिए वैल्यू ऑफ y बार, यहां पे निकालिए y बार। y बार क्या हो जाएगा, a1 y1, ठीक है, a2 y2 प्लस मल्टीप्लाई करके करना है। चलिए y बार बताइए कितना आया, सब लोग कैलसी में निकालें, हम भी निकालेंगे सीधे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, 32 विद इन ब्रैकेट 3200 इंटू 180, पहला हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट ओपन 2400 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट ओपन 6400 इंटू 20 ब्रैकेट क्लोज, कुछ वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई ब्रैकेट ओपन 3200 प्लस 2400 प्लस 6400। भाई मेरे तो कुछ आंसर आया है, जरा आप भी बताएं कितनी वैल्यू आ गई। इस सारी डाटा को यहां इस डाटा को यहां रखने के बाद वैल्यू कितनी आई है, इन सारी वैल्यूज को यहां रखने के बाद, ये सारे डाटा यहां आने के बाद आपको y बार की वैल्यू क्या आई है ये बताना है। यहां से मुझे y बार कैलकुलेट करना था, ठीक है। आई एम वेटिंग योर आंसर। आप देखेंगे कि डायग्राम की बात हम नहीं करेंगे अब, ठीक है, बस इतना a1 y1 a2 y2 ये सब डाटा मिल जाएगा। अब डायग्राम के साथ कोई बहुत ज्यादा वास्ता बचा नहीं है ना। कैलकुलेशन सही सही करिएगा। सिक्सटी, बड़ा एक बार फिर चेक किया जाए, मैं भी चेक कर लेता हूं। मेरा आंसर आ रहा है 78.66, ठीक है ना। कहीं नोट कर लेते हैं, एक बार मैं भी चेक करूं, एक बार आप भी चेक करिए, है ना। मुझे भी विश्वास नहीं है कि सही है गलत है, लेकिन दोनों का मैच होना जरूरी है। फिर से चेक करिए जरा, मैं भी फिर से करता हूँ। दैट इज ब्रैकेट ओपन 3200 इंटू 180 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट ओपन 2400 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट ओपन 6400 इंटू 20 ब्रैकेट क्लोज, कुछ वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई ब्रैकेट ओपन, तीनों का सम 3200 प्लस 2400 प्लस 6400, एंड फाइनल आंसर इज, बेटा मुझे 2 बार किया मैंने, दोनों बार यही आ रहा है, आप भी चेक कर लो। तो y बार हमें मिलेगा 78.66, 78.66 सेंटीमीटर। ये डाटा मिल गया है, बहुत ध्यान से। मैंने 2 टाइम किया है तो दोनों बार सेम आंसर आया, इसलिए मैं इसको मान रहा हूं कि ये सही होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको y बार मिल चुका है, ठीक है ना, y बार मिल चुका है। अब क्या निकालना है, 3 पार्ट है, हमें d1 d2 d3 निकालना है। क्या निकालना है, d1 d2 एंड d3, ठीक है।
इतनी डाटा हमारे पास है। इस डाटा के बाद हमें निकालना है क्या, D1 D2 D3। देखिए आपको फॉर्मूला क्या पता है, DI इक्वल टू आपने फॉर्मूला लिखा था y बार माइनस वाई आई का मॉड, ऐसा आपने एक फॉर्मूला बनाया था कल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने लिखा था, यही लिखा था। इसी की मदद से हम लोग D1 निकालने की बात करें अगर, तो अगर D1 निकालने की बात करें तो क्या लिखेंगे, y बार 76.66 माइनस y1 कितना है 180, ठीक है ना। कितनी वैल्यू आएगी जरा एक बार सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी आएगी D1 की जरा बताएं तो। 78.66 माइनस 180, तो मुझे आ रही है -101.33, ठीक है। लेकिन मॉड लगा है तो माइनस नहीं लिया जाएगा, केवल लिखा जाएगा 101.33, ठीक है। बस समझ में आ गई ना, D1 की वैल्यू आ गई है। ठीक ऐसे ही अगर D2 निकाला जाए तो मॉड y बार क्या हो गया 76.66, y2 की वैल्यू क्या है 100, क्या वैल्यू आएगी देखिए जरा, तो 100 माइनस 76.66, ये वैल्यू आ रही है 23.34। ठीक ऐसे ही अगर D3 को निकाला जाए तो मॉड 76.66 माइनस y3 दैट इज 20, तो 20 कम हो जाएगा, 70 में से 20 जाएगा, 56 बचेगा, 56.66। आपके पास D1 D2 D3 भी आ गया। यहां तक कोई समस्या किसी को? और ध्यान दीजिए y बार निकालने के बाद हम लोगों ने फिगर को नहीं देखा है, अभी भी हम लोगों ने फिगर को नहीं देखा है, बिना फिगर को देखे आगे काम बढ़ रहा है, ठीक है। बस ये डाटा सही मिल जाना चाहिए, A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चैट बॉक्स में जरा बताएं यहां तक चीजें ओके हैं, सही है सब, कोई समस्या तो नहीं आ रही है? हाँ जी, क्वाइट स्लो इन चैट बॉक्स। तो क्या हम मान के चलें सब सही है? अब क्या करना है, D1 D2 D3 हो गया। अगला स्टेप क्या है, I1 I2 I3। I1 I2 I3 क्या होता है, I1 का मतलब है कि पहले शेप का इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से गुजरने वाली लाइन के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, BH3/12, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, सेंट्रोइडल के अबाउट क्या होता है BH3/12, ये भी रेक्टेंगल है, इसका भी BH3/12, इसका भी क्या होगा BH3/12। तो जो हम ये I1 I2 I3 निकाल रहे हैं उसकी एक्सिस क्या है, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वो I1 कहलाएगा, BH3/12 लगाएंगे। इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो I2 कहलाएगा, BH3/12 होगा वो भी। और इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, I3 होगा। तो अब हम लोग केवल I1 I2 I3 निकालने चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। I1 फॉर्मूला क्या लगने वाला है I का, ये पहले फॉर्मूला ही लिख लें। फॉर्मूला लगने वाला है बेटा कि I का फॉर्मूला लगने जा रहा है BH3/12, और क्योंकि तीनों ही रेक्टेंगल हैं, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला ही लग जाएगा, ठीक है ना। ये यही फॉर्मूला लगने जा रहा है। आइए लगाते हैं। तो पहले लगाएंगे I1 का मतलब क्या हुआ, पहला फिगर देखिए BH3/12, B कितना है 80, H क्या है 40, तो 80 B हो गया, H हो गया 40, H का क्यूब बाई 12। ऐसे ही I2 देखिए जरा ध्यान से, तो I2 में क्या है, ये 20 है, B H कितना है 120 है ना,
20 इंटू 120, बी कितना है 20 इंटू 120 क्यूब बाई 12, 120 क्यूब बाई 12। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, D1 D2 D3 हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं, सही है। और I1 I2 हो गया है। अब I3 भी देख लेते हैं इसी तरीके से। अगर I3 की बात करें तो I3 में क्या है, B कितना होगा 160, H कितना होगा 40, तो 160 क्यूब नहीं सॉरी BH क्यूब, B हो गया 160 इंटू H कितना है 40 क्यूब बाई 12। ये तीनों आंसर आपको आ चुके हैं, मतलब तीनों आंसर क्या, तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। डाटाबेस काम चल रहा है सब, अब सब कुछ आपके पास है, A1 A2 D1 D2 I1 I2 I3 सब कुछ अपने पास है। अब सीधे हमें कहां पहुंचना है, अपने फॉर्मूले पे, कि अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमें कुछ चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये समझ लो। आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल मालूम है। देखिए कल ही बात हुई थी, उसके पहले भी चर्चा हुई थी कि अब अगर मुझे इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, पहली बात देखें सेंट्रोइडल एक्सिस कहां पे है, तो आपने कहां निकाला था 76.6 पे निकाला था ना, और 76.6 कहां पाया जाएगा, तो देखिए y2 की वैल्यू 100 है, मतलब ये पॉइंट 100 पे नीचे से 100 पे आ रहा है, तो इसके नीचे कहीं पाया जाएगा। इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, इस लाइन को, जो इस आई सेक्शन का सेंट्रोइड है उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये देखिए रेड कलर से, ठीक है, ये रेड कलर से दिखा रहा हूं, यही हमारा आई का सेंट्रोइड है, ठीक है ना, ये, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यही हमारी क्या है, वाई बार है, यही क्या है, वाई बार। कितनी है 76.66। हमें इसी के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट जो आई निकलेगा उसी को कहेंगे आई एक्स। ये जो आई एक्स लिखा हुआ है ना, ये इसी के अबाउट निकालने के लिए लिखा गया है, ठीक। चलिए, तो हमें आई एक्स का फॉर्मूला क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। क्या हम लोगों ने सीखा था, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कहा था भाई जो फॉर्मूला यूज होगा आई एक्स निकालने का, एक मास्टर फॉर्मूला यूज होगा कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ आई प्लस AI DI का होल स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग गई इसके अंदर, देखिए डी स्क्वायर लग गया ना, ठीक है, इसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो कितनी बार यूज करना है, क्योंकि 3 टुकड़े हैं तो 3 बार यूज करना है। इसका मतलब इसी को अगर हम लोग फॉर्मूले को यूज करने चले तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा समझ लिया जाए, ठीक है। 3 टाइम्स इसको एक्सपेंड करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, आई की वैल्यू क्या मिल रही है, एक बार 1 मिलेगी, I1 I2 I1 D1 A1 है ना, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। आइए लिया जाए, सबसे पहले क्या हुआ, आई एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, I1 की वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू है ना, ये हो गया 80 इंटू 40 का क्यूब बाई 12 I1 प्लस A1 की वैल्यू देखिए कहीं रखिए ऊपर, मिलेगी जरूर। A1 की वैल्यू कहाँ गई भाई, आ जाओ, ये है A1 की वैल्यू, ये हो गया 3200, ये हो गया A1 इंटू D1 कहाँ है, देखिए D1 ये है 101.33 का स्क्वायर। ये हमने इस ब्रैकेट को एक बार ओपन किया, ठीक है, क्या लिखा है I1 प्लस A1 D1 स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरी बार फिर से ओपन करें, प्लस करें, कैसे ओपन करेंगे, अब लिखेंगे I2 की वैल्यू क्या है 20 इंटू 120 का क्यूब डिवाइड बाई 12 है ना, 20 इंटू 120 का क्यूब डिवाइड बाई 12, ये हो गया I2 प्लस A2 कहाँ है, ये 2400 है ना, दैट इज 2400। A2 D2 कहाँ है, D2 स्क्वायर करना है, ये 23 पॉइंट इंटू 23 इंटू 23.34 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट
क्लोज। बात समझ में आ गई। तीसरा ब्रैकेट क्या है, I3। I3 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू ये है 160 इंटू 40 क्यूब डिवाइड बाई 12, I3 हो गया, प्लस A3 कितना है 6400 है ना। D3 कितना है 56.66 का स्क्वायर। तो बड़ा दिस इज द फाइनल वैल्यू है ना। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, सबको सॉल्व करके जोड़ दिया जाए है ना, तो एक जो आंसर आपको मिलेगा वही आंसर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। ठीक है, ये तो जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही है, कंफर्म है। ये क्वेश्चन आपको सर कराएंगे और फिर से आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये जो आंसर निकल के आएगा यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो आएगी ही है ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, आंसर आंसर ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा। वैसे जो मेरे पास डाटा है, अगर आंसर सही होना चाहिए तो आप लिख सकते हो एक बार है ना, वाई बार तो सही है, इसका आंसर दिया नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा क्या इसमें मिलता है ना, जो मिलेगा बताइएगा, कल देखा जाएगा फिर से एक बार। ठीक, इसको मेथड, इस क्वेश्चन को कराने का एक ही मकसद था कि आपको मेथड का आइडिया हो जाए कि हम कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात खत्म हुई। कोई समस्या किसी को जरा एक बार चैट बॉक्स में बताइए, अभी तक कुछ मैसेज चैट बॉक्स में मिला नहीं है, मैं आइडिया नहीं कर पा रहा हूँ कि आप क्लास में हैं कि नहीं है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में अपनी हाजिरी दीजिए। यहां तक कुछ भी समझने में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो जरूर बताएं। ये प्रॉब्लम करने में, समझने में कोई दिक्कत आई हो तो जरूर मुझे बताएं। ओके, सब सही है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मैं और लेके चलूंगा इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत बहुत छोटा सा है, मजेदार टाइप की चीज है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। सपोज दैट अपने पास एक 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 रेक्टेंगल है, चलो ऐसे ले लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल, आयत। और इसको देखिए सुंदर सा करके भर दिया गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। जाहिर सी बात है मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कुछ साइज दे देता हूं। साइज देने में क्या है, मान लेते हैं, चलो जी, सपोज दैट कि ये साइड मान लेते हैं 60 है इन सेंटीमीटर, और इसको बोल देते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना। अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे, इस रेक्टेंगल के बारे में जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिक्र होता था हम करते क्या थे, कहते थे भैया इस एक्सिस के अबाउट निकालो। आप मस्त बड़े आराम से क्या कहते थे कि रेक्टेंगल है, बेस के अबाउट निकालना है, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, बी, क्या लगा देंगे फॉर्मूला, क्या लगा देंगे भाई, बेस के अबाउट निकालना है तो BH³/3 ऐसा लगा देंगे, मस्त फॉर्मूला निकल जाएगा। बी कितना हो जाएगा 60, एच हो जाएगा 20। अभी मैं आपसे कह दूं नहीं इसके अबाउट निकालो तो भी आप निकाल लोगे, क्या लगाओगे फॉर्मूला, BH³/3, बी हो जाएगा 20, एच हो जाएगा 60। मैं आपसे कह दूं सेंटर के अबाउट निकालो तो भी आप निकाल दोगे, BH³/12। इस तरह की चीजों को आप निकालते आए हो है ना, आराम से निकालते आए हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला हूं, मुझे मालूम है कि अब ये सब चीजें आपके लिए छोटी बातें हो गई हैं। ठीक है, मैं कहां पूछने जा रहा हूं, बहुत गौर से देखिए, बहुत गौर से। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ जा रही है, ये देखिए,
मतलब क्या है, डायगोनल। ये क्या है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल साहब है। हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन ना तो बेस के अबाउट ना तो कहीं के अबाउट, सिर्फ चाहिए डायगोनल के अबाउट। बात समझ में आ रही है ना? मैं चाहता हूं कि ये इसके अबाउट घूमे, ठीक है। इसका नाम अब डायगोनल है तो क्या रखना पड़ेगा, नाम मान लेते हैं ए है, इसका नाम बी है। मैं जानना चाहता हूं भैया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई ए बी, आई ए बी। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, लॉजिकली है, थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे सही तरीके से तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगी, ठीक है ना। छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा था। चलिए, बात समझ में आ गई। एक बार जल्दी से जरा बताएं, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? क्या मतलब अंदर फील क्या हो रहा है, दिल में क्या आ रहा है? हाँ ऐसा हो रहा ना, अरे हो जाएगा आराम से, बिल्कुल हो जाएगा, इतना आप पढ़ चुके हैं कि आराम से हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है आप कर लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये प्रॉब्लम आप कर पाएंगे? यस या नो? जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्या ये प्रॉब्लम आपसे हो जाएगी? ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं खाली बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की, कि इतना पढ़ने के बाद ये कॉन्फिडेंस आया है कि ये प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। अरे यार, नो आंसर आ गया, गजब ही है। अच्छा, चलो जी ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगी? कोई बात नहीं, हम आपके साथ साथ हैं। आप आगे मैं पीछे, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, हिंट देने के बाद आप फिर बताइएगा। हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, हम लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया है जो किसी स्क्वायर के या रेक्टेंगल के डायगोनल के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए। ऐसा तो कोई नहीं है ना। ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव नहीं किया है। जो ड्राइव किया है वो बेस के अबाउट और इसके अबाउट ड्राइव किया था। कोई फॉर्मूला नहीं बनाया आप लोगों ने, ठीक है ना। ओके जी, तो करना क्या है, जब ध्यान से अगर गौर से देखें, गौर से देखें तो इस डायगोनल के एक तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, एक ट्रायंगल। और डायगोनल के दूसरे तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, एक ट्रायंगल। तो हम लोगों ने ट्रायंगल का तो फॉर्मूला बनाया ही है ना, क्यों जी? ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करिए, कहाँ गया, नोट कराता हूं मैं, देखिए अभी आपको दिखाता हूं कहाँ गया जी। ये ट्रायंगल कहाँ गया, ये देखिए, है ना। बहुत गौर से देखिए, ये बड़ा करके देखिए, जूम करके घुस के इसके अंदर, ये ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल के अबाउट देखिए, इसका बेस है, बेस के अबाउट फॉर्मूला क्या होता है, आई ए बी बी एच क्यूब बाई 12। और सेंटर से गुजरने वाली लाइन के अबाउट क्या होता है, बी एच क्यूब बाई 36। उस ट्रायंगल को याद करिए जो भी देखा था, वो क्या था, हमें ट्रायंगल के बेस के अबाउट निकालना था। तो यही वाला फॉर्मूला तो काम आएगा, है ना। इस ट्रायंगल को गौर से देख लीजिए, इस फॉर्मूले को देख लीजिए, और फिर अब वहीं चलते हैं जहां से आए थे। चलो भाई, यहां देखिए, ये हमारा ट्रायंगल का बेस है ना, और ये ट्रायंगल है। हमें इस ट्रायंगल का इसके अबाउट निकालना है, तो इस ट्रायंगल का इसके अबाउट निकाल लें, इस ट्रायंगल का इसके अबाउट निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, दोनों की एक्सिस एक हो जाएगी, दोनों को सम कर देना है। तो कुल मिला के ट्रायंगल का निकाल के बी एच क्यूब बाई 12 लगा के सम ही तो करना है कि नहीं, है ना। अब जरा फिर से बताइए कि कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चैट बॉक्स में एक बार फिर से, कि प्रॉब्लम हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हो तो जाएगी। अभी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? इस हिंट के बाद, जब हिंट आपको मिल गया, तो अब क्या लगता है, क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुड, अब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो इसको हम लोग, मैं करूंगा लेकिन कल करूंगा, आपका आंसर देखने के बाद। जब आप आंसर दे देंगे ना, फिर उसको मैच किया जाएगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। जो समस्याएं आएंगी ना, वो कल देखेंगे, नहीं आएंगी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसकी आपका कल के लिए होमवर्क है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेरी तरफ से लास्ट होमवर्क है, ठीक है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये मेरी तरफ से लास्ट होमवर्क है।
और अब समय कितना बचा जिससे मैं कुछ नया शुरू कर सकूं? तो हाँ, हो जाएगा आराम से। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करेंगे अगला टॉपिक, अगला आर्टिकल। क्या? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइड, ये सब पढ़ रहे थे। 2D बॉडी का मैटर खत्म हो गया है ना। फर्स्ट लेक्चर याद करिए, बॉडी 2 टाइप की होती है, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन का होता है तो उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, मास नहीं होता है, केवल एरिया होता है। तो एरिया का सेंट्रॉइड निकालते हैं और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब ये चैप्टर यहाँ खत्म करके चलते हैं 3D बॉडी में, जिसका वॉल्यूम होगा, जिसकी डेंसिटी होगी, जिसका मास होगा। हमें निकालना क्या पड़ेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? आइए चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल, नए पन्ने से आइए। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? अब पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये अपना अब शुरू होगा, ये भी चलेगा 2-4 दिन तो चलेगा ही, थोड़ा सा लेंदी है, प्रूफ वगैरह करने पड़ेंगे तो किया जाएगा। कुछ फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, ये है, समझा जाए जल्दी जल्दी से। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? देखिए, अगर कोई बॉडी, हम जो ज्योमेट्री के हिसाब से किसी बॉडी को क्लासिफाई करते हैं, तो बॉडी को कहते हैं 2 टाइप से होती है। एक 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, एक 3 डायमेंशनल बॉडी होती है ना। 2D एंड 3D, है ना। ठीक है, इसको कह रहे हैं प्लेन बॉडी है, ये प्लेन हो गया। और ये सॉलिड बॉडी हो जाती है, जैसे कोई भी सामान आपके पास है, सॉलिड बॉडी हो गई। ठीक है, तो प्लेन बॉडी में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी कि प्लेन बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता था। इसका सेंट्रॉइड निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा, ये सब पहले लेक्चर में देखिएगा। सेंट्रॉइड और एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब बॉडी हमारी सॉलिड होगी तो जाहिर सी बात है, वो प्लेन तो है नहीं, उसमें वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। आपको फॉर्मूला पता है कि घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। तो उसका मास भी होगा, मास होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी। और वो जैसे एरिया घूमता था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता था, वैसे मास घूमे तो बहुत घुमाया है मास। जैसे बचपन में पतंग उड़ाते थे ना, तो एक थोड़ा सा पत्थर बांधते थे धागे में और धागा बांध के घुमाते थे, उसको लंगड़ बोलते थे। अब कोई लंगड़ घुमा रहा है तो एक छोटा सा मास घूम रहा है ना। जब मास घूमेगा तो उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सर पे देखिए पंखा चल रहा है ना, एक फैन है, उसकी ब्लेड्स है, उसका मास है, वो रोटेट कर रहा है, तो यहाँ भी चाहिए होगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। आपके गाड़ी में देखिए पहिया घूम रहा है, गाड़ी के इंजन के अंदर क्रैंक घूम रहा है, फ्लाई व्हील घूम रहा है ना। ड्रिल मशीन पे ड्रिल टूल घूम रहा है, मोटर का हब घूम रहा है, मोटर की पुली घूम रही है। तो जितनी रोटेटिंग चीजें हमारे आसपास दिखाई पड़ रही हैं, बहुत कुछ है जो रोटेट कर रहा है और उसका मास भी है। तो उसका हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए हम यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पढ़ रहे थे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पढ़ेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए ठीक है, समझा जाए क्या कहानी है। ठीक है, कुछ पुरानी बातों को याद करेंगे। हम लोगों ने जब एरिया पढ़ रहे थे, एरिया, तो एरिया के लिए याद करिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या डेवलप किया था हम लोगों ने। एक्स बार का फॉर्मूला क्या डेवलप किया था, बिल्कुल समझिए ध्यान से, पिछला लेक्चर देखिएगा। एक्स बार का फॉर्मूला क्या डेवलप किया था, तो आपने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी, यही कहा था ना। और वाई बार को क्या कहा था, वाई बार को क्या कहा था, इंटीग्रेशन वाई डी ए डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी, यही कहा था ना। तो जब एरिया हमारे पास था तो इस तरीके से सेंट्रॉइड निकाल रहे थे। अब एरिया के बदले क्या आ जाएगा हमारे पास, मास आ जाएगा, है ना, बॉडी का मास होगा। तो अब हम जब इस फिगर में आ जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले को अपने हिसाब से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं कैसे,
अब इन्हीं फॉर्मूलों को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। जहां पे डीए है, जब वो छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एलिमेंट ले रहे थे यहाँ पे प्लेन में, तो हमें डीए मिल रहा था। अब छोटा सा एलिमेंट किसी बॉडी में लेंगे तो उसका डीएम मानेंगे, उसका मास क्या होगा, एलिमेंट्री मास क्या होगा, डीएम। तो हम क्या करने वाले हैं कि जहां जहां डीए लिख रहे थे, डीए को डीएम से रिप्लेस कर दें। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। ये था एरिया ऑफ एलिमेंट, ये हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ऐसे ही वाई बार क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन वाई डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। चलो, नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है अरे कैसा हो रहा है, एक बार देखना चाहिए, देख लेते हैं, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3D फिगर्स में काम होने वाला है, क्योंकि 3D में बात होगी ना, तो थोड़ा 3D फिगर में आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। हम इसलिए इस फॉर्मूले से इधर जल्दी से शिफ्ट करना चाहते हैं, डीए को डीएम से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे थोड़ा आसान दिखाई पड़े। अब आते जरा 3D में इसी ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको समझा जाए। ठीक वैसे ही आया जैसे ये आया था, याद करिए कभी पिछला लेक्चर देखकर। आपने एलिमेंट लिया था, उस एलिमेंट का मूवमेंट लिया था एक्सिस के अबाउट, अप्लाई किया था बैगनन थ्योरम, है ना। वैसे यहां भी करेंगे, आइए देखा जाए। सपोज दैट कि ये अपने पास कोई 3D बॉडी है। 3D बॉडी कैसे दिखाया जाए, 3D बॉडी कैसे दिखाया जाए, इससे कुछ काम चलेगा, नहीं चल पाएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं, शायद कुछ काम चल जाए। ठीक है जी, चलिए, ये देखिए, है ना। सपोज दैट ये कोई 3D बॉडी है, ये कोई 3D बॉडी दिख रही है ना। ये मत समझिएगा कि हमेशा क्यूबॉइड ही मिलेगा, क्यूब ही मिलेगा, कोई बॉडी हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, एनी बॉडी, ऐसे करके है। ठीक है ना, ऐसे करके है। अच्छा, एक हमारे पास एक्सिस भी है, जैसे सपोज दैट क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। उल्टा हो गया, ये वाई एक्सिस है। क्लियर हुआ ना। और ये हमारे पास एक 3D बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, बार बार कह रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है। ये एक रैंडम बॉडी लेने का है, लेकिन यहाँ बोर्ड पे कोई रैंडम बॉडी का कोई शेप नहीं दिया गया है 3D में, इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस बॉडी का जो मास है, इस बॉडी का जो टोटल मास है, टोटल मास कितना है, m है। टोटल मास क्या है, m है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, जैसे एरिया में कल्पना किया था कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे लाखों एरिया एलिमेंट्री टुकड़े ले लेकर पूरा एरिया बनाया था। वैसे इसमें मान सकते हैं कि बहुत नन्हे 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 लाखों क्यूब्स छोटे छोटे ले लिए जाएं, सबको जोड़ दें तो ये मिल जाएगा। जैसे वो नहीं आता है आपका, और रूब्रिक क्यूब आता है जिसको घुमा घुमा के आप बनाते हैं, तो आप देखिए ना उसमें 10 15 16 ऐसे रहते हैं, क्यूब रहते हैं, उनको मिला के बड़ा क्यूब बन जाता है। ऐसे ही, तो ऐसे ही मान लेते हैं कि इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट देखिए, ये ब्लैक कलर का लिया छोटा सा एलिमेंट। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, इसके अंदर कहीं लिया, ये छोटा सा एलिमेंट है, तो इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, dm। इसका मास क्या है, dm। ठीक है, छोटे से एलिमेंट का मास क्या है, dm। इसका मास क्या है, dm। अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो छोटे 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 करके लाखों हो जाएंगे, इसी को तो मैं कहूंगा टोटल मास। टोटल मास, ये बात समझ में आ रही है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हम लोग पिछली बार भी बहुत ढंग से देखा गया फिर सब चीजों को, और ये सिंपल सी बात, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो छोटा सा मास है, इस छोटे से मास का एक कहीं सेंट्रॉइड होगा, यहाँ पे होगा। जब सेंट्रॉइड होगा तो इस सेंट्रॉइड की एक डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इस डिस्टेंस को कहेंगे x। ऐसे ही एक डिस्टेंस यहां भी होगी, ये डिस्टेंस ये होगी, इसे कहेंगे y, इसे कहेंगे y। बात समझ में आ रही है। चलिए,
हम क्या करना चाह रहे हैं, मोमेंट निकालना चाह रहे हैं छोटे से मास का अबाउट दिस एक्सिस, है ना। क्या लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ मास अबाउट वाई एक्सिस। क्या लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ मास किसके अबाउट, अबाउट वाई एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, मोमेंट ऑफ मास अबाउट वाई एक्सिस क्या लिखेंगे, इसका मास कितना है डीएम, डीएम को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीएम इंटू एक्स हो जाएगा ना, दैट विल बी डीएम। तो मास हो गया, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास हो गया ना, यही तो है फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास, इतना हो गया। तो इस मास का मोमेंट वाई एक्सिस के अबाउट निकल गया। हम चाहते हैं कि पूरे का निकले, तो करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, इसी को हम, ऐसे लाखों टुकड़े हैं ना, लाखों मास बने हैं, डीएम 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 बहुत सारे हैं, सबको इंटीग्रेट कर दें तो ये निकल गया टोटल मास। तो मोमेंट निकालने का एक तरीका तो ये निकल आया कि छोटा सा एलिमेंट लीजिए, एलिमेंट का मोमेंट ले लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो टोटल मास का मोमेंट वाई एक्सिस के अबाउट आ गया। बात समझ में आ गई ना। अच्छा एक तरीका और भी है, वैज्ञानिक साहब ने बताया था, क्या बताया था कि आप चाहो तो बच्चों का मूवमेंट लो, छोटे 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 बच्चे लेके सबका मूवमेंट लो, ऐसे करो। ये क्या है, ये तो वैज्ञानिक साहब के हिसाब से ये क्या है, ये है बच्चों का मूवमेंट। बच्चों, ऐसे लाखों बच्चे हैं, बच्चों का मूवमेंट। फिर वैज्ञानिक साहब ने बताया कि ऐसा कर सकते हैं कि पूरे का मूवमेंट एक ही बार में ले लें। जैसे जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, ये टोटल बॉडी को देखिए, इसका मास कितना है एम, टोटल मास इसका एम है, और इसका टोटल मास एम है तो इसकी सेंट्रॉइड भी कहीं होगी। मान लेते हैं इसकी सेंट्रॉइड यहां कहीं बिल्कुल बीचों बीच में ये दिख रही है, होगी। इसके चक्कर ना पड़िएगा कि ये आपका क्यूबॉइड सेंट्रॉइड कहां होगी, ये कोई भी बॉडी हो सकती है, ये रैंडम बॉडी बनाना है यहाँ पे, रैंडम, ठीक है। उस रैंडम बॉडी का मास एम है, उसका सेंट्रॉइड ये ब्लैक पॉइंट से है। तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या कहलाएगी, ब्लैक कलर से लिया जाए, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या कहलाएगी, हाँ क्योंकि पूरी बॉडी का है तो इसी डिस्टेंस को तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं वाई बार, सॉरी एक्स बार। ये क्या हो जाएगी, एक्स बार, ठीक है। और यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, वाई बार, ये क्या हो जाएगा, वाई बार, इसे कहेंगे वाई बार। तो अभी एक बार एक्स बार में काम कर लेते हैं, फिर वाई बार देखा जाएगा। चलिए अभी मूवमेंट कहां ले रहे हैं, अबाउट वाई एक्सिस ले रहे हैं ना, अबाउट वाई एक्सिस, ये क्या है, अबाउट एक्स एक्सिस। देखिए अबाउट वाई एक्सिस दिया गया है। तो वैज्ञानिक साहब ने कहा कि ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप मोमेंट ऑफ मास निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, अबाउट वाई एक्सिस ही निकालिए, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक तरीका और भी है, आप टोटल मास का ले लीजिए, बाप का मोमेंट ले लीजिए, टोटल मास कितना है एम, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी हुई सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये यहां से लेके यहां तक की हुई, इसको कह रहे हैं एक्स बार। तो आप चाहें तो एक्स बार इंटू एम लिखें और चाहे ऐसे करें, दोनों ही तरीके से मोमेंट ऑफ मास निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, बाप का मूवमेंट, बाप का मूवमेंट। एंड एज पर वैगनन थ्योरम, एज पर वैरिग्नन थ्योरम क्या होना चाहिए, बाप का मूवमेंट बराबर बच्चों का मूवमेंट, मतलब एक्स बार डॉट एम मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डीएम। ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइड बाई टोटल मास एम, और इसी टोटल मास एम को तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये बात समझ में आ गई ना। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम लोग जब सेंट्रॉइड पढ़ रहे थे तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डेवलप किया गया था। यहां तक की बात समझने में कोई दिक्कत आई हो तो जरूर चैट बॉक्स में सूचना दिया जाए, समझे बालक, जल्दी से चैट बॉक्स में सूचित किया जाए कोई दिक्कत आई है तो। ठीक है, समझ में आ गया विवेक।
ओके, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से हम सिमिलरली निकाल सकते हैं सेम अबाउट मूवमेंट लिया जाए एक्स एक्सिस के। जब मूवमेंट यहां लिख देंगे मास मूवमेंट ऑफ मास मास क्या लिखा था, मूवमेंट ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस, तो जब यहां एक्स लिखेंगे तो यहां वाई हो जाएगा, सेम मूवमेंट इसके अबाउट लेने लगे। तो कह सकते हैं कि सिमिलरली एक्स बार का फॉर्मूला भी हम लोग वाई बार का फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली वाई बार विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, वाई डी एम डिवाइड बाई कैप टोटल मास m आएगा, उसको क्या लिखेंगे, dm को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूले मैंने आपको दिखा दिए, है ना, जिसको मैं कह रहा था कि रिप्लेस करके देखा जाए, जहां एरिया था वहां मास लिया जाए। तो लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, तो हम लोगों ने करके भी देख लिया कि कुछ ऐसे ही कहानी है। तो अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा था क्या था, देखिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बच्चों ये सामने था, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हो गया। क्या फर्क पड़ा, जहां एरिया था वहां पे केवल डीएम आ चुका है, जहां जहां डीए था वहां वहां डीएम आ चुका है, इसलिए मैंने कहा था कि डीए को डीएम से रिप्लेस कर देने का है, ठीक है ना। अब इसकी मदद से हम लोग कुछ फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। कैसे, जैसे 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 क्या क्या करना है पहले समझ लिया जाए कि इसके बाद हमें करना क्या है। जैसे आपको जो बेसिक शेप्स हैं वो तो पता है कि उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है। जैसे बेसिक शेप मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ये क्या है, एक मान लेते क्यूब है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि ये एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस मालूम है, सिमेट्रिसिटी है मालूम है ना। इसका नहीं प्रूफ करेंगे, इसका बिल्कुल नहीं प्रूफ करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये क्या चीज बनी, एक बेसिक शेप ये हो गया, इसको सबको पता होना चाहिए कितनी है। दूसरा बेसिक शेप क्या हो गया, एक बेसिक शेप ये हो गया, सपोज दैट ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, रुकिए, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसका भी सबको पता है, जैसे क्यूब का पता है वैसे इसका ही पता है, क्योंकि ये भी इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्लियर है, कोई समस्या इसमें है नहीं। हाँ, अब देखिए समस्या वाली चीजें मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। जैसे सिलेंडर है ना, कोई सिलेंडर मान लीजिए हमारे पास है, ये कोई सिलेंडर, अरे यार ये क्या है, कोई सिलेंडर दिखा दिया, ठीक है, ये सिलेंडर है भाई, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको नहीं मालूम है, इसकी ही मालूम है, क्यों, कि इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, सबको मालूम है, इसलिए इसका भी हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई, किसका प्रूफ करना है भैया, सब तो ठीक है। हाँ, प्रूफ किसका करना है, देखिए जैसे कोण हो गया ये, अब जरा सोचिए ये एक कोण है, ठीक है भाई, देखिए कोण है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या चीजें मालूम क्या नहीं मालूम है, इसमें एक एक्सिस तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो कर रही है, कैसे, देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं कि ये कोण इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं है, देखिए जरा ध्यान से, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इस लाइन के जो इधर है वही इधर है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब इसकी सेंट्रॉइड कहीं होगी, तो होगी तो बेटा इसी लाइन पे ही, इसी लाइन पे कहीं होगी, बस ये नहीं क्लियर है कितना ऊपर होगी, क्यों क्यों नहीं क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे कहीं भी खींच दो, इसके ऊपर नीचे का शेप बराबर नहीं है, सिमिलर नहीं है, इस वजह से मुझे ये पता करने की जरूरत जरूर पड़ेगी कि ये सेंट्रॉइड कहां पे होगी, ठीक है ना। तो सपोज दैट हमें निकालना क्या पड़ेगा, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, तो जाहिर सी बात है इसके सेंट्रॉइड कहीं यहां मिलेगी, तो हमारा फर्ज क्या है निकालने के लिए, हमारा यही फर्ज है कि हम एक फॉर्मूला प्रूफ करें कि इसकी सेंट्रॉइड यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ना, इसी डिस्टेंस को कहा जाएगा वाई बार, ये निकालना पड़ेगा,
जबकि एक्स बार मालूम चल गया है कि वो 0 है, इसी एक्सिस पर है। एक काम ही मिल गया ना करने वाला, ये तो करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या है, दूसरा देखिए ध्यान से, और एक ये हो गया। हाँ, एक ये बढ़िया चीज है, जैसे अगर किसी को कहे कि कोई स्फेयर है, जैसे स्फेयर दिख रहा है ना, ये स्फेयर है। रुकिए भाई जरा, रुकिए, फिर से बना दें। ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, गोला स्फेयर। इसके सेंट्रॉइड कहाँ है? पूरी दुनिया जहान को पता है कि इसके सेंटर में अंदर कहीं बीचों बीच में है, और ये हर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, कोई समस्या ही नहीं है ना। लेकिन 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 अगर ये मिल जाए आपको, बन जाओ भाई, ये हेमीस्फेयर मिल जाए, अर्धगोला मिल जाए, बात समझिए, ये अर्धगोला मिल गया, तो अर्धगोले के साथ हेमीस्फेयर के साथ एक बात तो क्लियर है। क्या क्लियर है? ठीक वैसे ही जैसे यहां बात हुई थी कि ये इस एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो सिमेट्रिकल है, आधा आधा बढ़ जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसके अबाउट सिमेट्रिकल हो। इसका भी वाई बार निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूं, इसको एक्स एक्सिस मान लूं, है ना, तो इसका मतलब क्या है? आप कह सकते हैं साहब कि यहां भी एक्स बार तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड इसी लाइन पे कहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो वाई बार है, सेंट्रॉइड मान लेते हैं यहां कहीं मिल रहा है। तो अब एक फर्ज लागू हो जाता है हम सब के ऊपर कि इसकी सेंट्रॉइड की डिस्टेंस तो निकाली जाए। कौन सी डिस्टेंस? यहां से लेकर ये डिस्टेंस आपकी वाई बार कहलाएगी, ये डिस्टेंस कहलाएगी वाई बार, ठीक है ना। तो ये एक निकालना पड़ेगा। तो कम से कम हम इन दो शेप का फॉर्मूला प्रूफ करके डेवलप करेंगे, ठीक है ना, प्रूफ करके डेवलप करेंगे और देखेंगे कि एक्स दोनों ही केस पे वाई बार कितना होता है। इन चारों की निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब के बारे में सब पता है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, क्योंकि कोई चीज शुरू करेंगे तो एंड नहीं हो पाएगा, टाइम ज्यादा नहीं बच रहा है मुझे लग रहा है ना। तो इसको हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वैल्यू क्या आती है? ये वैल्यू कितनी आती है बात समझ लें, क्योंकि हमारा एक कोन है ना, कोन है, ये कोन है ना, तो कोन की हाइट कितनी होती है? कोन की हाइट अगर मान लिया जाए कि कोन की हाइट कहां से कहां तक भाई, देखिए ए, अगर ये डिस्टेंस यहां से लेकर, अगर इसकी हाइट को हम एज्यूम कर लें कि ये हाइट यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट h है ना, मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट h है। तो जब प्रूफ करके आएगा तो हमारा वाई बार की वैल्यू जब कल करेंगे तो वाई बार की वैल्यू आएगी h/4, ये आंसर आएगा कल, ठीक है, प्रूफ करके दिखाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा? अगर इसका रेडियस हम लोग पता कर लें कि इसका रेडियस, सपोज दैट रेडियस का मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक अगर देखा जाए तो इसी को कह रहे हैं इसका रेडियस, इसी को कह रहे हैं इसका रेडियस, है ना। अगर इसका रेडियस r है, r, तो ये जो y बार होगा, ये y बार इक्वल टू आता है 3r/8। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, ये फॉर्मूले प्रूफ करने पड़ेंगे। कल जब हम लोग आएंगे तो इन दोनों वैल्यूज को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना रखा जाए। पिछला क्वेश्चन मैं जरूर चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जो आपने किया है इसको बहुत ध्यान से करिएगा। हिंट दे दिया है मैंने, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का बेस ये है, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये हाइट हो जाएगा। थोड़ा हिंट मैं और इसमें बढ़ा देता हूं आपके लिए, है ना। देखिए ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल का बेस ए बी हो गया। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, तो देखिए ध्यान से, ये देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ये इस एक ट्रायंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। तो ये ट्रायंगल का बेस है, ये ट्रायंगल का हाइट है। अगर इसको मैं लिख दूं b और इसको लिख दूं h, ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, ट्रायंगल का bh³ / 12,
ये मालूम है ना, bh³/12। तो इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट हो जाएगा bh³/12, और सेम इसका भी यही हो जाएगा, इसका भी बेस कॉमन ही है। अगर यहाँ से मैं हाइट ड्रॉप करूं तो इसका भी तो ऐसे ही यही हाइट आएगी, सेम हाइट यहाँ भी आएगी। इसको भी आप क्या कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, आप कहेंगे h। तो अल्टीमेटली आंसर क्या दिखाई पड़ सकता है आपको, IAB अगर निकालना है तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का पहले निकाल लें, BH³/12, ये पहले का हो गया प्लस दूसरे का हो गया BH³/12, पूरा मैंने कर दिया है। अब आपको केवल B और H की वैल्यू यहां पुट करनी है। B की वैल्यू क्या है, डायगोनल इसका B है और ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है ये इसकी हाइट है H। बेटा अब ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का तो रहा नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहा नहीं, सब तो मैंने कर दिया है, बचा क्या, केवल B और H निकालना। क्लास 8th 9th की ज्योमेट्री लगाइए और ये B निकाल लीजिए और ये H निकाल लीजिए, जबकि ये 60 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। इससे ज्यादा हिंट देना ठीक नहीं है ना। चलिए ओके, ये आपका होमवर्क है, कल देखा जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। इसके पहले जो इसको हम लोगों ने किया था मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।